अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सबसे पहले वेलकम फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों का। और फोर्थ सेमेस्टर में मैंने आपको जनरल पैथोलॉजी का कोई सेक्शन है एनवायरमेंटल डिजीज़ और न्यूट्रिशनल डिजीज़। तो मैंने ये एनेस्थीसिया और एमएलटी वालों को टीच कराना है। तो शुरू कर लेते हैं सबसे पहले कि एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल डिजीज़ क्या होते हैं। अब पहले मैं आपको बताऊं कि एनवायरमेंटल डिजीज़ और न्यूट्रिशनल डिजीज़ थोड़ा बहुत आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूं कि डेली लाइफ में आप लोगों को समझ आ जाए। सपोज़ कर देते हैं, लेट सपोज़ कि सर्दियों में अगर आप लोग देखें तो नज़ला ज़ुकाम जो है ये ज़्यादा होता है, सही है। गर्मियों में अगर आप देखें विद कंपेयर विंटर, सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम गर्मियों में कम होता है। सेम इसी तरह पर अगर आप गर्मियों में देखें तो गर्मियों में स्किन इन्फेक्शन जो है और जीआईटी के इन्फेक्शन ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, जैसे कि डायसेंट्री, कॉलेरा, लीजन्स, सही है, पस। तो ये सारे जो हैं डिजीज़ ये गर्मियों में इंक्रीज़ हो जाते हैं। फिर इसी तरह अगर आप एलर्जीज़ देखें तो बाहर के मौसम में जो पॉलन एलर्जी है वो स्टार्ट हो जाती है, ऐसे ही है। सर्दियों में अगर आप देखें तो स्किन खुश्क हो जाना स्टार्ट हो जाता है, टीयर हो जाना स्किन का। तो अगर आप देखें तो क्या ये इसको कहते हैं एनवायरमेंटल डिजीज़, सही है। मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये तो अभी एनवायरनमेंट में तो सब कुछ आता है ना, आपका लिविंग थिंग भी आता है, आपका नॉन लिविंग थिंग भी आता है। तो अब मैं फ़िलहाल इसको रिलेट कर रहा हूँ आपके वेदर और क्लाइमेट से, सही है। बाद में हम फिर इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं कि कैसे ये और फैक्टर के साथ रिलेटेड है। ये आपके इन्वायरमेंटल चेंजेस दे तो किसी बंदे में भी आ सकते हैं। अगर आप लोग सर्दी में देखें अपने स्किन को, तो सर्दी में हमारा स्किन जो होता है वो येलो पड़ जाता है, वाइट हो जाता है, ऐसे ही है। अगर आप गर्मी में देखें स्किन को तो गर्मी में स्किन जो है हमारा चमड़ा वो कैसा हो जाता है कि वो ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। ये चेंजेस हैं जो आ रही है हमारी बॉडी में। अगर ये चेंजेस इबनॉर्मली हो जाए तो इसको फिर हम डिजीज़ कह देते हैं, ऐसे ही है। तो एक होते हैं एनवायरमेंटल डिजीज़ेस। अब जैसे कार्डियक का जो प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम, और कार्डियक का तो सारा हार्ट प्रॉब्लम है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है, तो वो उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जिनके इन्वायरमेंट में क्या मसला होता है, जिनके इन्वायरमेंट में क्या मसला होता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, जिसको कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ भी कहते हैं, मतलब कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है। फिर जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है तो आर्टरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, वहाँ पर कोरोनरी आर्टरी में प्लेक बन जाता है, फिर वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और हार्ट जो है वो आखिर में एमआई हो जाता है उसका। अब ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट के। वो लोग जो मज़दूरी करते हैं, जो मज़दूर होते हैं, वो लोग जो अपनी बॉडी का ज़्यादातर कैलोरीज़ वो कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, तो अब उन लोगों में ऐसे नहीं है, उन लोगों में ये बीमारी बहुत कम है। अब इसके मुताबिक आप वो लोग ले लें जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जिनका काम ऑफिस वर्क होता है, जिनका एक्सरसाइज नहीं होता सही से, उन लोगों में फिर हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जाती है। उन लोगों में फिर वेट गेनिंग की प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होती है। वो लोग ज़्यादा वेट गेन करते हैं एज़ रिलेटेड टू, अब सिंपली इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं एज अ फ़नी, ज़रूरी नहीं कि ये वो हकीकत हो। अगर आप लोग देखें तो जो बॉस होते हैं किसी भी ऑफिस में, जो बॉस होते हैं जो काम नहीं करते, जो सिर्फ ऑर्डर करते हैं, तो मूवीज़ में अगर आप लोग देखें तो बॉस को अक्सर वो लोग क्या बना देते हैं, वेट उनका ज़्यादा होता है, ऐसे ही है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्मार्ट होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं वो वेट से कम होते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहे हैं अपनी एनर्जी को मुसलसल।
ये अब इसका इन्वायरमेंट है। अब एक बंदे का इन्वायरमेंट ही ऐसा है कि वो कॉलेज से जाता है तो डायरेक्ट सो जाता है, सो जाने के बाद वापस उठता है, खाना खाता है, फिर स्टडी करता है, फिर सो जाता है, फिर कॉलेज जाता है। तो इसका इन्वायरमेंट आप देखिए, इसका जो रूटीन है उसमें ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई कैलोरीज बर्निंग प्लानिंग है इसका, ना कुछ और। तो ऐसे बंदे वेट ही गेन करेंगे। और एक बंदा ऐसा है कि वो कॉलेज से जाता है, घंटा एक सो जाता है, फिर उठता है, गेम में चला जाता है, या क्रिकेट खेलता है, या फुटबॉल खेलता है, बॉक्सिंग कर लेता है, या एक्सरसाइज कर लेता है, जॉगिंग कर लेता है। फिर उसके बाद वो जिम में जाता है 40-50 घंटे के लिए, सही है, 40-50 मिनट्स या 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद वो आता है, वो स्टडी करता है। फिर उसकी डाइट जो है वो प्रॉपर है कि मुझे प्रोटीन ज़्यादा लेनी है, मुझे फैट्स कम लेनी है, मुझे कार्ब कम लेनी है। अब मेरे फैमिली का प्रॉब्लम है कि हम डायबिटीज़ है फैमिलियल, तो मैं कार्ब का इस्तेमाल कम कर देता हूँ। हमारे फैमिली प्रॉब्लम ये है फैमिलियल, हमें हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होते हैं या यूरिक एसिड इंक्रीज़ होते हैं, तो मुझे ऐसे डाइट नहीं लेनी चाहिए। तो वो एक हर चीज़ पर फोकस कर रहा होता है और फिर वो बॉडी को मेंटेन रखता है। ये तो आम सी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हमारा आज का जो और दूसरी है न्यूट्रिशनल डिजीज़। अब न्यूट्रिशनल डिजीज़ क्या है? लेट सपोज एक बंदा है जो फाइनेंशियली कमज़ोर है, वीक है, तो आपको क्या लगता है वो डाइट जो है वो बैलेंस ले सकेगा? वो तो वही चीज़ खाएगा ना जो उसको आसानी से मिल रहा है, जो आपको कम पैसों में पड़ रहा है। वो इसकी फ़िक्र में तो नहीं लगा रहेगा कि हाँ आज मैंने इतने कार्ब लेने हैं, मैं पिछले हफ्ते से कार्ब ही ले रहा हूँ, आज मुझे थोड़े से प्रोटीन लेने हैं और मुझे वो लेना है, मुझे ये लेना है। उसको तो इस चीज़ का नहीं पता। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बैलेंस डाइट को अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन वो तवज्जो ही नहीं देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में देखिए तकरीबन हर 5वीं फिफ्थ हर फिफ्थ कंसेक्यूटिव जो फीमेल है, गर्ल है, वो सब एनेमिक है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? अब इसके दो कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो फूड जिनमें आयरन पाया जाता है, या दूसरी बात वो है कि वो इतने मतलब कि लापरवाह है कि वो अपने बैलेंस डाइट को तवज्जो ही नहीं देते। जो उनके सामने पड़ा है, काली है, नहीं खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो वजह हो सकती है कि या तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो इस सेक्शन में, जनरल पैथोलॉजी के इस सेक्शन में, हमने ये न्यूट्रिशनल डिजीज़ पढ़ने हैं। हमारे एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें जैसे कि टोबैको स्मोकिंग हो गई है, सही है, ट्रॉमास हो गए हैं, इंजरीज़ हो गए फिज़िकल या केमिकल या रेडिएशनल, ये सारा हमारे एनवायरनमेंट ही है। टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये हमारा एनवायरनमेंट बना रहे हैं सब। तो इन सब की वजह से अगर कोई भी बीमारी होती है, चाहे फिर वो हमारी एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से है या हमारे बैलेंस हमारी डाइट की वजह से है, न्यूट्रिशन की वजह से, तो वो हमने पढ़ना है। आज का हमारा जो टॉपिक है तो वो ये है हमारा हेल्थ इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इसके हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, सही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट है वेदर, मौसम, लेकिन किसी बड़े इलाके का, सही है, बड़े एरिया का, और टाइम उसका जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसको क्लाइमेट कहते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि सर्दी में, आप लोगों से पूछूं सर्दी में कि पेशावर का जो मौसम है वो कैसा होता है, पेशावर का जो मौसम है वो कैसा होता है, तो आप मुझे बता रहे होते हैं कि पेशावर का जो मौसम होता है वो नॉर्मल है, गर्म रहता है सर्दियों में या गर्मियों में। सर्दियों में गुजारा करते हैं, ठंड पड़ती है लेकिन स्नोफॉल नहीं है, ये और वो। तो ये जो है आप मुझे क्लाइमेट बता रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो है ओले पड़ रहे हैं हमें, ऐसे ही है। लेकिन आप किसी को बता रहे हैं कि पेशावर में बहुत ठंड पड़ती है सर्दियों में, तो आप उसके आज के दिन का नहीं बता रहे होते, आप उसके ओवरऑल बता रहे हैं कि पेशावर का ओवरऑल मौसम कैसे चल रहा होता है।
सर्दियों में कैसे होता है, गर्मियों में कैसे होते हैं, बारिशें कौन सी सीज़न में होती है, सही है, और मानसून कब आ रहे होते हैं, और मॉडरेट टेम्परेचर किन किन महीनों में चल रहा होता है, मॉइस्ट कब ज़्यादा हो जाती है, ये आप जब आप बता रहे हैं इसको क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट आप किसी घंटे का, किसी दिन का नहीं बता सकते। क्लाइमेट किसी भी एरिया का एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल करैक्टर है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि नारान में जो है वो बड़ी गर्मी पड़ती है। हो सकता हो कि किसी भी दिन वहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 35 हो सकता हो, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, हो सकता हो कभी पड़ जाए। तो ये क्लाइमेट तो नहीं है, ये उसका वेदर आप बता रहे हो। क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट किसी लंबे अरसे में किसी स्पेसिफिक एरिया की जब आप उसकी वेदर कंडीशन बता रहे होते हैं, ये होता है क्लाइमेट। वेदर क्या होता है, वेदर आप किसी घंटे का भी बता सकते हो कि पिछले 2 दिनों से बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, पिछले 2 दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी आप मुझे वेदर का बता रहे हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, मिसाल दे रहा हूँ, अब एक्सपेक्टेड तो है, गर्मी शुरू होने वाली है, गर्मी तो शुरू होगी ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को कि पिछले 2 दिनों से अब अचानक बारिश हो जाती है आज और कल, सही है, और 2 दिन में इतनी सर्दी हो जाती है कि हम पंखे वगैरह फिर से बंद कर देते हैं 2-3 दिन के लिए। तो ये क्लाइमेट नहीं है, ये है आपका वेदर कि एक शॉर्ट टाइमिंग। वेदर घंटों में भी चेंज हो सकता है। सुबह मैं जब कॉलेज आ रहा था तो मौसम अच्छा था, अब मैं बाहर निकलूँ तो इतनी तेज़ धूप। अब ये आप लोगों का क्या है, वेदर है। क्लाइमेट क्या होगा कि अगर कोई बंदा अभी पेशावर आ रहा हो तो उसका दिमाग नहीं ख़राब कि वो अपने साथ कोट लेकर आए, वो अपने साथ जर्सी लेकर आए। अब हो सकता हो कि यहाँ पर आके उसकी इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन है तो नहीं ना ऐसे। ये आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट और वेदर का यही डिफरेंस है कि जब आप किसी भी एरिया की वेदर कंडीशन किसी लंबे अरसे तक डिस्कस करें तो ये आपका क्लाइमेट बन जाता है। और वेदर जो होता है वो तो आपका घंटे में भी चेंज हो सकता है, दिन में भी चेंज हो सकता है, सही है। तो ये आपका क्या है, वेदर कंडीशन। अब आप खुद वेदर को देखें, वो आपको बता रहा है कि रात के 4 बजे जो है ये 17 होगा, फिर 6 बजे के साथ 21 हो जाएगा, 8 बजे के साथ 22 होगा, सही है। दोपहर को जो है 2 बजे के साथ ये 37 बन जाएगा, फिर रात को जो है वो 9 बजे के साथ 10 बजे के साथ ये 28 होगा, रात की 2 बजे ये फिर से जो है आपका 19 हो जाएगा। आप देखिए दिन में कितनी बार चेंज हो रहा है, ये आपका वेदर है, सही है। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे इंफॉर्मेशन है एटमॉस्फेरिक कंडीशन की चेंज होने में। क्लाइमेट क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टेटिस्टिकल वेदर इंफॉर्मेशन है। स्टेटिस्टिकल मीन कि आप 30 साल का, आप 50 साल का बता रहे हैं, सही है ना, लॉन्ग पीरियड का किसी स्पेसिफिक एरिया का बता रहे हैं, तो ये क्लाइमेट है। जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि वो आप वहाँ जाओ किसी ऐसे इलाके में, आप सवात का बताएं किसी को कि सवात में बहुत सर्दी होती है, वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है और बाहर का मौसम वहाँ पर बहुत एंजॉय करने का होता है। अब वहाँ पर ये स्पॉट बन गए हैं, लोग जाते हैं, टूरिस्ट जो हैं आजकल तो बहुत ही ज़्यादा है, इसको फेमस किया गया है सवात को, ये और वो आप बता रही हैं, आपको उसका क्लाइमेट बता रहे हैं। अब हो सकता हो आपने मुझे कहा कि वहाँ पर सर्दी पड़ रही हूँ और अभी मैं जाऊँ तो मेरी वहाँ पर गर्मी हो जाए। क्लाइमेट तो उसकी यही बता रहे हैं ना स्टेटिस्टिकल, कि आज वो कि सवाद जो है वो ठंडी जगह, लेकिन अब मैं आज वहाँ पर गया हूँ तो मुझे गर्मी पड़ गई है, तो ये तो वेदर कंडीशन है, चेंज होता रहता है। चले आ जाए एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम में। एनवायरनमेंट में जो है एक बात, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आप याद रखें, एनवायरनमेंट में कभी इंटरेक्शन नहीं होती। एनवायरनमेंट में सिर्फ आप ये याद रखें कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग की कलेक्शन जो है ये हमारा एनवायरनमेंट है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में सम अप, ये एनवायरनमेंट है आपका। लेकिन जब कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्शन शुरू कराएं तो इसको कहते हैं इकोसिस्टम।
जब लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग ये आपस में इंटरेक्शन शुरू कराएं, एक दूसरे को इन्हेंस करे, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कराए, एक दूसरे को रिग्रेट कराए, तो यहाँ पर फिर बन जाता है इकोसिस्टम। कुछ समझ आ रही है? इकोसिस्टम अब इन्वायरमेंट है, लेकिन जब इनमें इंटरेक्शन शुरू हो जाए, क्या शुरू हो जाए? इंटरेक्शन। और इन्वायरमेंट क्या है? अब आप बैठे हैं, आपके पास जो है, आप किसी कमरे में बैठे हैं तो यहाँ पर दीवारें हैं, दीवारों में ईंटें हैं, छत है जहाँ पर सरिया है, आपके लिए पंखा लगा हुआ है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, आपके पास कुर्सी पड़ी हुई है, आपकी जेब में पिन पड़ा हुआ है, सही है? तो ये सारी चीज़ें क्या है? आपका इन्वायरमेंट है। लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट में इंटरेक्शन कैसे कर रहे हैं, ये आपका इकोसिस्टम है। समझ गए? चलिए अब आ जाते हैं हेल्थ इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? कि किसी इलाके का क्लाइमेट चेंज हो रहा हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स सपोज हम अक्सर आपस में, मैं आपको ये डेली लाइफ की एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे आप लोगों का माइंड क्लियर होगा। वैसे अगर ख़त्म करना चाहूँ तो मैं 2 दिन में इसके 2 मिनट में भी इसकी रीडिंग करके मैं ख़त्म करा देता हूँ, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है कि शायद पेपर में इससे 10 MCQs आ जाए या 8 MCQs या 12 MCQs आ जाएँ। इसका तो मतलब जो हम एक्सपेक्टेड है, हमने जितना देखा है पिछले सालों में, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ तो 15 MCQs, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं आते इस सेक्शन से। लेकिन फिर भी हो सकता है इस दफ़ा आपके लिए 30 MCQs इससे आ जाएँ। आपने तो ऐसे नहीं पढ़ना कि 12 MCQs है तो हम इसको नहीं पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको डेली एग्जांपल देता हूँ। अब क्लाइमेट चेंज हम आपस में क्या कहते हैं, ये 2000 की बात मैं कर रहा हूँ आपको, जैसे हमारे बड़े आपस में कह रहे थे ना कि 2000 की बात मैं बता रहा हूँ आप लोग को। हम पेशावर जाते थे सामान लेने, सही है? पेशावर में इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी, हम जाते थे सामान ले लेते थे। अब मुझे नहीं याद कि मैं गया हूँ और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा दिल ख़राब हो रहा है, कि मैं पसीने से ऐसे शराबुर हुआ हूँ कि मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ, मतलब कि 20 साल ही हो गए ना। वो बड़ा अब ये बात कर रहे हैं जो हमारा बुज़ुर्ग है, वो कह रहे हैं कि अब 20 साल ही गुजर गए हैं, मैं परसों गया हूँ पेशावर तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा। इतनी गर्मी, इतना रश, सही है? तो ये क्या है? क्लाइमेट में चेंज आ रहा है। मैं 1995 की बात कर रहा हूँ कि मैं झील सैफुल मलूक गया हुआ था अप्रैल में। तो हमें ऊपर नहीं जाने दे रहे थे, क्यों? वो जाने का भी नहीं, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं था। हर तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी, एक सफ़ेद चादर थी। और अब मैं 2018 में गया हूँ झील सैफुल मलूक, सही है? तो वहाँ पर रास्ते बने गए थे जो मुझे अब वो 1995 का सीन याद है। उस वक़्त पर ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। इस बार जब मैं गया हूँ तो पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं वो नज़र आ रही थी, और कहीं कहीं स्पॉट ऐसे थे जहाँ पर बर्फ़ नहीं भी थी। अब वो बुज़ुर्ग ये बात कर रहा है, सही है? तो वो क्या कर रहा है कि 1995 को और अभी को आपस में कंपेयर कर रहा है। क्लाइमेट में चेंज आ रही है, ऐसे ही है ना? ये चेंज तो 2 दिन में नहीं आया, 1 दिन में नहीं आया। इस चेंज के लिए तो 95 से अभी तक 25 साल लगे हैं चेंज होने में। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया का ओवर द लॉन्ग पीरियड कुछ ख़ास स्पेशल कैरेक्टर्स चेंज हो जाए, तो इसको कहते हैं क्लाइमेट चेंज। मैं आपको मूवीज़ का बता देता हूँ, आपका मतलब कि आपका इंटरेस्ट हो जाएगा इसमें, कि ये लड़का जो होता है वो पहले बहुत गपशप लगा रहा होता है, वो खेलता है कूदता है, दोस्तों के साथ होता है। फिर अचानक उसका एक दोस्त जो होता है वो मर जाता है, या कोई उसका दोस्त जो है मार देता है, तो वो फिर क्या हो जाता है? खामोश हो जाता है, सही है? तो उसके मूड्स में क्या आ गई? चेंजेस आ गई ना। वो पहले सबके साथ बैठता था, अब किसी के साथ नहीं बैठता है। वो पहले बहुत खाता था, अब नहीं खाता है। वो पहले जो है वो पार्टीज़ पर जाया करता था, टूर्स पर जाया करता था, अब नहीं करता है। उसका मूड चेंज हो गया। सेम इसी तरह किसी भी इलाके का क्लाइमेट चेंज होना, इसको क्लाइमेट चेंजेस कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट की चेंजेस की वजह से हमारे ऊपर, ह्यूमन पर क्या इफ़ेक्ट है, हमने ये पढ़ना है। आ गई समझ आप लोगों को? तो पढ़ लेते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस होता क्या है।
क्यों हो रहा है, बैकग्राउंड से शुरू कर देते हैं। बोर नहीं होना, इंटरेस्टिंग है, सिर्फ बात ही आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चले जाते हैं कुछ दौर पहले जो हमें याद भी नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे लोग हैं कि हम लोगों ने मॉडर्न ही देखे है सब कुछ। बहुत कम ऐसे बातें होंगी जो कि चेंज हुई होगी हमारी लाइफ में। अक्सर जैसे हम लाइफ से समझ गए हैं तो वैसे ही सब कुछ चला आ रहा है। 50s में चले जाते हैं, 70s में, जब लोग गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी लेकिन इतनी नहीं थी। लोग जो है वो एनिमल्स को मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, जैसे कि गधे को, सही है, घोड़े को। ये चीज़ें क्या होती थी, हमें ट्रांसपोर्ट मुहैया करती थी। ऊंट हो गए, ये चीज़ें। अब उन लोगों को, उन चीज़ों को रिप्लेस किया गया है किन चीज़ों से, गाड़ियों से, सीएनजी से, पेट्रोलियम से, सही है, इंजन से। कुछ साल पहले चले जाते हैं कि वहाँ पर हम क्या करते थे कि अपनी भैंसें होती थी, गाय, उनका दूध होता था और उनसे ही मक्खन निकाला जाता था और उसी मक्खन को सालन पकाने के लिए यूज़ करते थे। अभी क्या हो गए, इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं। अब जो है घी या ऑयल जो है इंडस्ट्रीज़ में बन रहा है। इंडस्ट्रीज़ में अगर बन रहा है तो वहाँ पर मशीनरियाँ होंगी, और वो मशीनरियाँ जो हैं वो किस चीज़ पर काम करेंगी, तो वो उनको फ्यूल्स चाहिए होगा। फिर फ्यूल की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक से भी चलेंगी, या फिर आपको ऑयल पेट्रोलियम से चलाएंगी। तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक किस्म का पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में देखिए कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है। साइंस की फील्ड में देखिए कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी की। उसमें 1965 की बात करें, जो पाकिस्तान और इंडिया का जो एक यादगार है, तो उसमें जंग में क्या हुआ है कि सिर्फ टैंकों का ही इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा टैंक यूज़ हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुए हैं, सही है। आप अगर अभी देखें तो मुझे नहीं लग रहा कि जब दो मुल्कों का आपस में कोई जंग छिड़ जाए तो टैंक लेकर आए। टैंक में होता क्या है जी, अब कितनी आगे गई है ये वार टेक्नोलॉजी जी। मिसाइल बन रहे हैं जी, सही है, रॉकेट्स बन गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं, रेडिएशंस बन गए हैं। ये सब क्या है, इम्प्रूवमेंट है, मॉडर्नाइजेशन है। हम एक ओल्ड वर्ल्ड से न्यू वर्ल्ड की तरफ आ रहे हैं। हमारी सख्तियाँ जो हैं वो आसानियों में बदल रहे हैं। पहले एक झाड़ू हुआ करती थी, अभी भी होती हैं, वो आप पूरे घर में लगाया करें, शर 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 शर। अब क्या होते हैं, एक मशीन आई है वैक्यूम, आप वहाँ से लगाएं, बस सारा गन साफ कर दें। ऐसे ही है, ये सारा क्या है, चेंज हो रहा है। लेकिन ये चेंज को अगर आप देखें तो इस चेंज में एनर्जी का तो यूज़ होना ही है। अगर आप ह्यूमन एनर्जी यूज़ करें और अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको यूज़ करें, आप पेट्रोल सीएनजी को यूज़ करें, दोनों कंडीशन में आपने एनर्जी क्या होनी होगी, आपने एनर्जी लगानी होगी। तो वो एनर्जी जो है वो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, हमारे पास क्या बनाते हैं, पोल्यूटेंट गैसेस बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्सामिथाजोन, ऐसा कोई गैस है। ये सारे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मैन ने क्या किया, इंसान ने, कि प्लास्टिक को बनाया, सही है, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा किया, पोल्यूशन। हमारे नहरें देखें तो इतना पानी नहीं होता जितना उसमें शापर पड़ी हुए होते हैं, ऐसे ही है। तो ये हुआ क्या कि हमने एनर्जी को ज़्यादा यूज़ किया और ऐसे एनर्जी को यूज़ किया जो कि हम रीयूज़ नहीं कर सकते उन्हें। एनर्जी यूज़ ख़त्म, आ गई समझ में बात। तो ये सारी चीज़ें पोल्यूशन की तरफ जा रही थी। नॉइज़ पोल्यूशन देखिए, कहते हैं पहले लोग जो थे वो बहुत कूल माइंडेड थे, अब उनका तो उनको गुस्से आने की चीज़ें कहाँ थी, कूल माइंड तो उन्होंने वैसे भी थे। आजकल के दौर में देखें आप, 1 किलोमीटर बिना हॉर्न के नहीं जा सकते, हो ही नहीं सकता कि आप 1 किलोमीटर सफ़र करें, पैदल जाएं या गाड़ी पर जाएं, आपको हॉर्न ना सुनाई दे। हर लम्हा आपको हॉर्न ही नज़र आए, सुनाई देंगे, सही है।
आप बैठे तो आपको एयर कूलर की आवाज़ें सुनाई देंगी, पंखे की आवाज़ें सुनाई देंगी, सही है, मशीनरी की आवाज़ें सुनाई देंगी, जनरेटर्स की आवाज़ें सुनाई देंगी, गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। नॉइज़ पोल्यूशन हमने क्रिएट किया, एयर को हमने गैसेस से पोल्यूट किया, वाटर को हमने सीवेज सिस्टम से पोल्यूट किया। ये सारा क्या है कि ये हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक नॉन रीयूजेबल एनर्जी जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, और इस सबसे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, और उस एनवायरनमेंट में जब पोल्यूशन आएगी तो वो एनवायरनमेंट हमें डिजीज़ देंगे। तो इसको कहते हैं एनवायरमेंटल डिजीज़। कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? हमने यही सब कुछ पढ़ना है कि जब हमने नॉइज़ पोल्यूशन की तो हमें कौन सी डिज़ीज़ हुई, जब हमने एयर पोल्यूशन कॉज की तो हमें कौन सी डिज़ीज़ हुई, जब हमने रेडिएशनल पोल्यूशन शुरू की तो हमने कौन सी डिज़ीज़ की। एक इन्वायरमेंट तो वो इन्वायरमेंट, ये लेक्चर जो है मेरे ख्याल में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप इसमें ऐसी कोई बात है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग बोर हो जाएंगे, या इसमें ऐसे कोई कंसेप्ट है कि आप लोगों को समझ ना आ जाए। आप लोगों को ये सारी बातें पहले से पता है, मुझसे ज़्यादा सोशल है आप लोग। तो देखिए बेटा, हुआ फिर क्या कि हमने वाटर को पोल्यूट किया, हमने एयर को पोल्यूट किया। ऐसे ही है, एनवायरनमेंट दो तरह के होते हैं। एक वो एनवायरनमेंट होता है जो कि हम सब का सेम है, जैसे कि आप लोग भी बीआरटी में सफ़र करते हैं, मैं भी बीआरटी में सफ़र करता हूँ, सही है, और आप लोग भी रात को आप लोग का रात और मेरी रात, आप लोगों की सुबह मेरी सुबह सब एक जैसी है, सही है। आप लोगों को जो पानी देते हैं, मतलब कि अब मैं रहता हूँ जिस जगह पर और जो लोग मेरे साथ रहते हैं सब वही पानी पीते हैं जो मैं पीता हूँ, सब वही एयर लेते हैं जो मैं लेता हूँ। ऐसे तो नहीं है ना कि एक एयर का जो है कैन आ जाता है, सही है, सिलेंडर जिस पर लिखा होता है कि ये एयर सिर्फ गुलजार के लिए, ऐसे तो नहीं है ना, सब वही एयर यूज़ करें। तो ये हमारा जो है जनरल एम्बियंट पोल्यूशन एनवायरनमेंट है। एक होता है पर्सनल एनवायरनमेंट। पर्सनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक बंदा सिगरेट कर रहा है, सब तो नहीं करते, एक बंदा जो है वो नस्वार खाता है, सब तो नहीं खाते, ऐसे ही है। कोई बनता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ बंदे हैं जो कि प्रोटीन फूड ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मुसलसल फ्लूइड ले रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो मुसलसल ख़ुद को फिट रखना चाहते हैं। ये क्या है, आपका पर्सनल इन्वायरमेंट। तो जब हम इन्वायरमेंट को ऐसे बनाएंगे जो कि एबनॉर्मल हो, तो वो इन्वायरमेंट हिट बैक पर हमें क्या करेगा, डिजीज़ कॉज कराएगा। ये इन्वायरमेंटल डिजीज़ है। और अभी तक दुनिया में जितनी इन्वायरमेंट की वजह से डेथ्स हुई हैं, हमने इन्वायरमेंट को पोल्यूट किया और इसके बदले इन्वायरमेंट ने हमें पनिश किया। तो जितने लोग इससे मरे हैं, इससे ज़्यादा ना किसी जंग में मरे हैं, ना ही किसी और चीज़ में, सही है। तो आगे देखिए आप, ये यहाँ पर लिखे हुए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट वर्क रिलेटेड इंजरीज या इलनेसेस 1.1 मिलियन हो गए। अब वर्क ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो सिर्फ मजदूर है तो ऊपर से गिर के मर गया। अब एक बंदा है वो लैब में काम कर रहा है और उसको कोई इन्फेक्शन होकर वो मर गया, सही है। एक बंदा है वो रेडिएशन की वजह से है, उनकी डेथ हो गई है, ऐसे ही है। एक बंदा जो है वो एनवायरनमेंट की पोल्यूशन की वजह से हो गया, उसकी डेथ। तो ये क्या है, ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, फिर हमें डिजीज़ कॉज कराते हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में ये फैक्टर कौन लेकर आया कि वो डिजीज़ कॉज करा रहे हैं, वो हम लेकर आए। ये देखिए, जितनी हम मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं तो आप एटमॉस्फेयर में कार्बन को देखें कि कार्बन की मिकदार कितनी इंक्रीज़ हो रही है। ये देखें, ये कंसंट्रेशन है 1950 तक देखें। इसके बाद कार्बन का रेशो देखिए कितना बढ़ रहा है, ऐसे, सही है। इसी तरह टेम्परेचर को देखें कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। ये तो ग्लेशियर्स का बता रहा है ना, सॉरी, ग्लेशियर्स का बता रहा है कि ग्लेशियर जो है वो कितने कम हो रहा है। तो ये देखें आप टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे
कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। पहले कितने पर था, अब कहाँ पर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें आप, पहले ऐसे हुआ करते थे झील, अब सिर्फ पानी होते हैं उनमें, बर्फ़ पड़ना कम हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया तो ये क्या हुआ है हमारे पास, ये क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। कि ग्लोबली पूरी दुनिया को मद्देनज़र रखकर पूरी दुनिया का यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इतने मॉडर्न हो गए कि हम नॉन रियूजेबल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। हम जो है इतना हम एनर्जी नहीं लेते जितनी कि हम रॉ मटेरियल जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। बता रहे हैं कि पिछले 35 सालों में 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है, और ये इंक्रीज़ जो है ये पिछले 1000 साल में भी इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जो कि सिर्फ ये 35 ईयर्स में इंक्रीज़ हुआ है। और जब ऐसे होगा तो आप लोग याद रखिए, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पर एवापोरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होंगी। अब आप देखें कितनी चेंजेस आ गई हैं। जब हम गंदम को काटते हैं तो हमें बारिशें नहीं चाहिए होती, ये इसलिए नहीं चाहिए होती क्योंकि वहाँ पर गंदम जो है वो पक चुके होते हैं, हमने अब उसको काटना होता है और बारिश आके सारा गंदम ज़ाया हो जाता है। जब हमें धूप चाहिए होते है गंदम की पकाने के लिए, तब के वक्तों में धूप नहीं आती, आसमान पर बादल छाए हुए होते हैं। ऐसे ही है। तो ये क्या हो गई कि हमारा जो क्लाइमेट है ये चेंज हो रहा है मुसलसल। आप किसी भी फैक्टर से देखें हमें नुकसान हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे क्लाइमेट में चेंज। और ये क्लाइमेट चेंज ऐसे नहीं आती, ये 30 ईयर्स 25 ईयर्स फिर 40 ईयर्स में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाती हैं जो कि हम नोटिसेबल होते हैं। ऐसे नहीं है कि पिछले साल और इस साल में ये चेंजेस आई हुई। एक लॉन्ग वो होते हैं ना क्लाइमेट, जब आप क्लाइमेट की बात कर रहे होते हैं तो 40-50 साल की बात कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज जो है वो भी ऐसे में आपको नोटिस होगी। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। मानसून की बारिशें देख के सेम इसी तरह, अगर यहाँ पर पाकिस्तान में टेम्परेचर ज़्यादा है, सही है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होंगी कि मछलियाँ वहाँ नहीं रह सकेंगी, तो मछलियाँ कम हो जाएंगी। पानी की बात कर रहे हैं ना, समंदर की। इसी तरह अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो परिंदे जो हैं वो इस टेम्परेचर में टॉलरेट नहीं कर सकते, वो भी यहाँ से क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी। तो ये अगर आप ब्रॉडली इसको पढ़ें, जब किसी का इंटरेस्ट हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे हमारा जो है वो एग्रीकल्चर, कैसे हमारा कल्टीवेशन, कैसे हमारा नहरी सिस्टम, कैसे हमारा टेम्परेचर, कैसे हमारे मछली और परिंदों का सिस्टम, कैसे हमारे बॉडी की डिजीज़ कैसे चेंज हो रहा है मुसलसल। अगर इसी तरह लॉस शुरू हुआ हमारे जो वो है किसान सिस्टम है, सही है, एग्रीकल्चर जो है, तो नेक्स्ट 10 सालों में, आने वाले 10-15 सालों में हमारी जो वो है वो कम हो जाएगी। पैदावार, जो ज़रूरी पैदावार है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कह रहे कि 25% तक कम हो सकती है, इम्कान है। क्यों इम्कान है, कितना गंदम जो है वो ज़ाया हो रहा है, कितने जो है हमारे खेत वो घरों में फैक्ट्रियों में कन्वर्ट हो रहे हैं। चलिए, ये तो चेंजेस थी जो मैंने आपको बताई। अब बात ये है, अब ये यहाँ पर देख के पानी की बात हो रही है कि सतह, जो समुद्री सतह होती है, पानी का सतह वो कितनी बढ़ गई है, सही है। कह रहे हैं कि यहाँ पर तो वो बता रहे हैं ना कि 2100, जो ये 2021 चल रहा है, तो 79 ईयर के बाद की बात कर रहे हैं कि जो समंदर का जो सतह होगा वो 2 to 6 फीट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब इन हालात में देखें, हर बाहर के मौसम में जो है सैलाब आते हैं, और अगर आप 80 साल के बाद देखें तो कितने सैलाब वगैरह, कितना पानी ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होने शुरू कर देते हैं। जब वो मेल्ट होने शुरू कर देते हैं तो पानी सारे समंदर में आ जाते हैं। जो समंदरों में पानी आ जाते हैं तो
वो सैलाबों की सूरत में हमारी तरफ आते हैं। हमारी जो माशी ज़मीनें होती है जिसमें हम बोते हैं, वो क्या हो जाती हैं, बंजर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि समंदर का जो पानी होता है तो वो तो सही नहीं होता। उसमें तो जो मैटर सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा और कम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, वो ज़मीनों को बंजर कर देती हैं। सिर्फ यही नहीं, आप देखें ऐसी जगह जहाँ पर पानी जो है वो सही से नहीं होती, सही है, या तो वो सेवेज वाले पानी के साथ मिल जाते हैं या किसी नाले के पानी के साथ कहीं पर कनेक्शन बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर टाइफाइड, एंटेरिक फीवर इंक्रीज़ हो जाता है। किसी जगह पर खुराक जो है वो सही नहीं होता, जो फसलों को हम पानी देते हैं वो सही नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होती है, जीआईटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपका एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो वहाँ के लोगों को अस्थमा की बीमारियाँ ज़्यादा होंगी, एलर्जीज़ ज़्यादा होंगी, सही है। वो जो लोग साफ़ माहौल में रहते हैं उन लोगों के मुकाबले में क्या होंगी, कमज़ोर होंगे उनके फेफड़े। तो ये तो सारी वो चीज़ें थी जो कि चेंजेस हमने नोट किया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जितनी भी फ्यूल्स हैं, मतलब गाड़ियां हैं जो कि सीएनजी यूज़ कर रहे हैं और पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रिक पर चेंज करवाएं। हमारे घरों में जो बिजली होती थी इसके लिए अभी डैम होते थे, डैम में जो है वो टरबाइन्स होते थे, या जो है वो दूसरा सिस्टम है बिजली पैदा करने का, तो उसमें भी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती थी। आजकल क्या हो गया, सोलर सिस्टम आ गया है, तो ये रियूज़िबल है, एक दफ़ा आप लगाएं तो वो बार बार आपको क्या दे रहे, बिजली दे रही होती है। तो अब हम कोशिश करते हैं, इलन मस्क जो है आप लोग जानते होंगे उसको, वो कह रहे हैं कि हम दुनिया में रियूज़िबल एनर्जी जो है वो शुरू करते हैं, कि हमारी एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट ना हो, हमारी एनर्जी जो है वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, हमारी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको यूज़ करें, रीयूज़ करें, रीयूज़ करें। समझ आ गई आप लोगों को। ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, सन से एनर्जी आती है यहाँ पर रेडिएशन, और रिफ्लेक्ट बैक वापस चली जाती है। लेकिन अब हमारे एटमॉस्फेयर में इतने गैसेस आ गए हैं कि जब सन से एनर्जी आती है तो ये लोग यहाँ पर ट्रैप कर देते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, और एब्जॉर्बशन के बाद इसको वापस जाने नहीं देते। जब यहाँ पर एनर्जी ट्रैप हो जाती है तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाते हैं, और इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और वो गैसेस जो कि ये इफ़ेक्ट कॉज करते हैं इसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आज का लेक्चर है, आप लोग पढ़ लें, ऐसी कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है, ना रॉकेट साइंस में इसमें सारी बातें थी। कुछ लेक्चर वो हो गया है, लेंथी हो गया, तो सॉरी, आप पढ़ें ऐसे, समझे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके जवाब मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।